Good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. या स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने रीड आउट किया था उस टॉपिक के अंदर हमने एरर चेकिंग और एरर डिटेक्शन वाला टॉपिक देखा था। तो एरर डिटेक्शन एरर चेकिंग का मतलब मैंने समझाया था कि जब हम नेटवर्क के अंदर किसी एक सेंडर से रिसीवर के पास या नेटवर्किंग के अंदर एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर डेटा या इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है तो सेंडर ने जैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है क्या वैसे ही इन्फॉर्मेशन रिसीवर का रिसीव हुई है। इन केस ऑफ अगर रिसीवर के पास सेंडर के जैसी इन्फॉर्मेशन सेंडर ने ट्रांसफ़र की है वैसे इन्फॉर्मेशन अगर रिसीव नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है या रिसीवर ने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन को गेट नहीं किया है या उसे रिसीव नहीं हुई है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए नेटवर्किंग के अंदर कुछ मेथड्स यूज़ में आते हैं। उन मेथड्स को हम कहते हैं एरर डिटेक्शन एरर चेकिंग मेथड। इसी एरर चेकिंग और एरर डिटेक्शन मेथड के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो मेथड देखे थे उन मेथड में हमने देखा था कि एरर डिटेक्शन एरर चेकिंग मेथड के लिए 3 टाइप के मेथड यूज़ में आते हैं। उन मेथड में सबसे पहला मेथड होता है पैरिटी 1 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग, नेक्स्ट मेथड होता है 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग और तीसरा जो मेथड यूज़ में आता है उसे हम कहते हैं चेकसम मेथड। लेकिन इस चेकसम मेथड को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर नहीं देखा था जिसमें हमने 1 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग और 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग हम देख चुके हैं। अब इसके बाद मेरे सब्जेक्ट के अंदर तीसरा जो मेथड आ रहा है दैट इज ए चेकसम मेथड। तो बेटा चेकसम मेथड क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से इसे फॉलोअप किया जाता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए आज हम अपनी क्लास के अंदर इस टॉपिक के अंदर इस मेथड को रिकॉल कर रहे हैं। तो आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पैरिटी चेकिंग मेथड देखे थे जिनमें हमने किसी सेगमेंट के बेस पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया था और उस सेगमेंट में लास्ट में हमने एक एक्स्ट्रा बिट जिसे हम पैरिटी बिट कहते हैं उस पैरिटी बिट को ऐड किया और ऐड करके इन्फॉर्मेशन का आगे ट्रांसफ़र किया था। लेकिन तीसरा मेथड जो आता है उस मेथड को हम कहते हैं चेकसम मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में चेकसम मेथड होता क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि चेकसम मेथड होता क्या है। तो चेकसम मेथड का मतलब ये होता है द टर्म चेकसम रेफर टू ए सम ऑफ सम बिट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम डिजिटल डेटा दैट इज यूज्ड टू एंश्योर द डेटा इंटीग्रिटी एट द रिसीवर एंड। द checksum is calculated per a specific scheme and used for error checking in computer network। कि checksum मेथड का मतलब ये होता है कि checksum मेथड के अंदर हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स जिसमें 8 बिट का एक ग्रुप जिसे हम एक सेगमेंट कहते हैं उस सेगमेंट के बेस पर डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और ट्रांसफ़र करने के बाद हर सेगमेंट को ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद उसका चेकसम बनाया जाता है। उस चेकसम से रिसीवर एंड पर दोबारा उस चेकसम को चेक किया जाता है। तो चेक करने पर अगर रिजल्ट एक्यूरेट मैच करता है कि सेंडर ने जैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की है अगर वैसे ही इन्फॉर्मेशन रिसीवर के एंड पे भी मिली है तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो चुकी है, सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांसफ़र नहीं हुई है इट मीन्स उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। अब रिसीवर अब इसको कैसे काम करता है इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब सेंडर मोड से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो कैसे काम करता है। द सेंडर द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड इज डिवाइडेड इनटू द इक्वल साइज ऑफ k नंबर ऑफ सेगमेंट वेयर ईच सेगमेंट कंटेन m नंबर ऑफ बिट्स। कि जब सेंडर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है तो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते समय वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स ट्रांसफ़र करता है। सेगमेंट का मीन होता है बिट्स का ग्रुप। इट मीन्स कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसे हम एक सेगमेंट कहते हैं। द डिवाइडेड के सेगमेंट आर एडेड यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक एंड एक्स्ट्रा बिट आर एडेड बैक टू द सम। कि जब उस सेगमेंट को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा बिट आती है तो उस एक्स्ट्रा बिट को हम नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर ऐड कर देंगे। द फाइनल सम कॉम्प्लीमेंट इज कैलकुलेटेड दिस इज चेकसम। कि जैसे ही उनका कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल चेकसम मिलता है उस फाइनल चेकसम को हम कहते हैं सेंडर चेकसम और उस फाइनल सेगमेंट को ही हम कहते हैं चेकसम। अब फर्स्ट ऑफ ऑल केस में ये थ्योरेटिकल सेक्शन तो हमने देख लिया कि चेकसम किस तरह से होता है, चेकसम क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ बिट्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ बिट्स को डिवाइड करने के बाद उनकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इस केस में हम ये जानते हैं बेटा कि जैसे आज हमने अगर डेसिमल नंबर का एडिशन किया तो डेसिमल नंबर का एडिशन करने पर अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर 3 है और सेकेंड नंबर मेरे पास 3 है तो अगर मैं 3 और 3 को सम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि एडिशन नंबर में डेसिमल नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट नंबर 3 है और सेकंड नंबर भी 3 है। तो अगर मैं 3 और 3 को सम करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 6 आता है। इसमें आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 6 आ रहा है।
अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर 10 आ रहा है और सेकंड नंबर अगर मेरे पास 5 आ रहा है, तो इस केस में हमने 0 + 1 किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 1 जो है यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस कैलकुलेशन के अंदर हम डायरेक्टली कैलकुलेशन को फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान हो कि हमने क्लास 11th के अंदर बाइनरी एडिशन देखा था। तो जब आप चेकसम बनाना चाहते हैं या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बाइनरी एडिशन आना चाहिए। उसे हम कैसे फॉरवर्ड करते हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए मान लिया कि हम ये जानते हैं कि जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर 2 इनपुट्स डालते हैं, तो उन दोनों इनपुट में या तो दोनों इनपुट क्या होंगे, 0 होंगे, या पहला इनपुट क्या होगा, 1 होगा, दूसरा इनपुट क्या होगा, 0 होगा, या पहला इनपुट यहाँ पे 0 होगा, दूसरा इनपुट क्या होगा, 1 होगा, या फिर दोनों ही इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे। अब इस वाले केस में अगर हमने इन बाइनरी एडिशन के बीच में प्लस लगा दिया, तो प्लस लगाने के बाद अगर हम 0 और 0 को प्लस कराते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर यहाँ पे हम 0 और 1 को प्लस कराते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। अगर यहाँ पे 1 और 0 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है। और इन केस ऑफ अगर दोनों ही 1 है, अगर दोनों ही 1 है, तो इस केस में 1 + 1 मिलकर यहाँ पे क्या बन जाता है, 0 बनता है, और 1 को हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इट मीन्स कि बाइनरी एडिशन करने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि बाइनरी नंबर का हम एडिशन किस तरह से करते हैं। तो इस बाइनरी एडिशन के केस में जब दोनों नंबर 0 होंगे तो 0 आएगा। अगर एक 1 है दूसरा 0 है तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर पहला 0 है दूसरा 1 है तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों 1 और 1 मिलकर क्या बनते हैं, 0। और 0 मिलने के बाद आगे जो हम 1 को क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर का एडिशन कर सकते हैं। अब इस बाइनरी एडिशन के बाद अगर हमें चेकसम मेथड को यूज करना है एरर हैंडलिंग, एरर चेकिंग के लिए, तो एरर चेकिंग के लिए बाइनरी मेथड को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमें उस मेथड को हम यूज कैसे करते हैं या किस तरह से सेंडर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है और रिसीवर का इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। तो इस चीज़ को टैली करने के लिए मान लिया कि यहाँ पर एक सेंडर है और यहाँ पर एक रिसीवर है। इट मीन्स कि सेंडर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है और रिसीवर उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जब चेकसम मेथड के अंदर सेंडर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, तो सेंडर जब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया k = 4 और सेकंड पार्ट ले लिया यहाँ पर m = 8। यहाँ पर m क्या हो जाएंगे, बिट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर k = 4 और m = 8 बिट्स का मतलब बेटा ये है कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी डेटा रेंज के अंदर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में, इट मीन 0101 के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होती है। अब इस केस में मान लिया कि मैंने किसी सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर 10101101111111111 इस तरह से अगर मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया, तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के बाद ये सारा मेरा डेटा ट्रांसमिशन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मुझे ये करना पड़ेगा कि इस डेटा ट्रांसमिशन को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि जब तक मैं सेगमेंट नहीं बनाऊंगा तो सेगमेंट बनाने के बाद ही उनका एडिशन कर सकता हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन से इस इन्फॉर्मेशन को नंबर ऑफ 8 बिट के बेस पर मैंने इन्हें क्या कर दिया, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो इन बिट्स का जो ग्रुप होता है जिसे हम 8 बिट का ग्रुप इक्वल टू 1 सेगमेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक सेगमेंट कहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक सेगमेंट के अंदर नंबर ऑफ बिट्स जो होंगी वो 8 होंगी। तो इसी चीज़ को फॉलोअप करने के लिए, इस चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर सेंडर नोड के अंदर हमने k = 4 दिया। k = 4 का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 8 बिट के 4 ग्रुप्स हैं, 4 सेगमेंट्स हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हर सेगमेंट के अंदर 8 बिट स्टोर है। अब इस चीज़ को कैसे फॉलोअप करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पर 4 सेगमेंट बनाए। 4 सेगमेंट के अंदर यहाँ पर 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 पहला सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट है मेरे पास 1 0 1 0 1 0 1 1 दूसरा सेगमेंट है मेरे पास। इसके बाद तीसरा सेगमेंट है मेरे पास 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट है मेरे पास 1 0 1 0 और फोर्थ नंबर सेगमेंट है मेरे पास 1 1 0 1 0 1 0 1। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो 4 सेगमेंट मेरे पास आ रहे हैं, ये मेरे लिए एक इनपुट के बेस पर 4 सेगमेंट अवेलेबल हैं। अब इन 4 सेगमेंट के बीच में कैलकुलेशन करनी है, तो सेंडर नोड के बेस पर यहाँ पे 4 सेगमेंट हो गए।
अब इन 4 सेगमेंट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले मैंने इन 2 सेगमेंट के बीच में एडिशन किया। इन 2 सेगमेंट के बीच में एडिशन करने के बाद अगर इसमें कोई भी कैरी बिट बचती है या कोई भी एक सिंगल बिट बचती है तो सिंगल बिट कैरी बिट को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, वो नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो किस तरह से काम करती है, तो इस चीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पर 1011 सेकेंड बिट कौन सी आ रही है? 1011 ये ले लिया हमने यहाँ पर। इन दोनों को लेने के बाद यहाँ पर जाके सबसे पहले उनका एडिशन किया, तो एडिशन करने पर 1 और 1 कितना होता है? 0 होता है। 1 कैरी कहाँ चला जाएगा? आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। आगे फॉरवर्ड होने के बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें से हमारा 1 बचा था, 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। जैसे ही 1 यहाँ पे गया तो 1 और 0 कितना होता है? 1 1 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 0 कितना हो जाएगा? 1 1 और 1 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। जैसे ही 1 यहाँ पर गया, 1 और 0 क्या हो जाएगा? 1 1 और 0 क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पर 1 आने के बाद हमने इस 1 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। यहाँ जैसे 1 जाएगा तो 1 और 1 कितना होता है? 0 0 1 कितना होता है? 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बिट बच रही है वो एक्स्ट्रा बिट है। यहाँ पर 1 क्या है? एक्स्ट्रा बिट है। तो इस एक्स्ट्रा बिट को हम नीचे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि इस एक्स्ट्रा बिट को नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया और इस एक्स्ट्रा बिट को हमने क्या कर दिया? आगे भेजा। तो अभी हमारे पास 1 आ रहा है। यहाँ पर जो 1 आ रहा है उस 1 के बेस पर इस 1 को हमने सेपरेट कर दिया। ये 1 सेपरेट करने के बाद इस 1 को हम दोबारा ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही 1 आया इस 1 को हमने इस 1 के अंदर ऐड कर दिया। जैसे इस 1 को हमने इसके अंदर ऐड किया तो ऐड करने के बाद यहाँ पर 0 1 क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 0 1 और यहाँ पे 1। इट मीन्स कि हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है? हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर 0। इट मीन्स सॉरी कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर हमने जब 1 को यहाँ ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 0 1 1 1 1। देन यहाँ पर आ रहा है 0 1 1 1। यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा बचा। जब यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बचा तो 0 1 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर आ जाएगा 0 देन 1 और यहाँ पर क्या बचेगा? लास्ट में यहाँ पे क्या बच रहा था? 0 1 और 1 0। तो यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। जैसे ही यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। यहाँ 0 बचने के बाद ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई, ये हमारी सेकेंड यूनिट हो गई, ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी, सेकेंड यूनिट हो गई। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद थर्ड यूनिट कौन सी है? ये वाली यूनिट है। तो इस यूनिट को मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। तो इस यूनिट को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर आंसर लिखा 0 1 0 1 1 1 1 1। क्या लिखा? 1 1 1 लिखा। अब यहाँ पे थर्ड यूनिट कौन सी है हमारे पास? ये है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 0 1 0 1। यहाँ पे लिखा 1 0 1 0। जैसे ही हमने इन सबको ऐड किया तो इन सबको ऐड करने पर आंसर जो आ रहा है वो आंसर हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर 1 और 1 क्या बचेगा? 1 1 और 1 कितना होता है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 1 कितना होता है? 0 0 0 क्या होता है? 0। तो कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? 1 1 और 1 कितना होता है? 0 0 1 कितना होता है? 1। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 1 और 1 कितना होता है? 0 0 1 क्या आएगा? 1। कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा 1। जैसे ही 1 यहाँ पे गया तो 1 और 0 कितना होता है? 1 1 और 0 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 1 और 0 क्या हो जाएगा? 1 1 और 0 कितना हो जाएगा? 0। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। यहाँ पर क्या आया? 1 आया। जैसे ही यहाँ पे 1 आया तो 1 और 1 कितना होता है? 0 0 1 कितना होता है? 1। बट कैरी फॉरवर्ड 1 जा रहा है। यहाँ पर 1 गया तो 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? सॉरी कोई मिस्टेक हो रही है। थर्ड यूनिट के अंदर आंसर हमारा आ रहा है, यहाँ पर थर्ड यूनिट के अंदर आंसर आ रहा है 1 0 1 1। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0 आएगा। 1 और 1 0 0 1 1। वापस टैली कर रहा हूँ मैं इसे, एक बार दोबारा टैली करते हैं। इस वाले केस में जब फर्स्ट केस में हमारे पास जो आंसर यूनिट आ रही है उस यूनिट के अंदर आंसर आ रहा है 0 1 0 1 1 1 1 1। नेक्स्ट यूनिट के अंदर आ रहा है 0 1 0 1
देन यहाँ पर 1011। जैसे ही हमने इन्हें कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना आएगा, 0 आएगा। कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0। 0 0 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, 1। यहाँ जैसे ही 1 हुआ तो 1 और 1 कितना हुआ, 0 0 1 कितना हुआ, 1 0 1 कितना हुआ, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर 1 गया तो यहाँ पर 1 आने के बाद, 5th नंबर पे 1 आने के बाद 1 और 1 कितना होता है, 0 0 1 कितना होता है, 1 और 1 कितना होता है, 0। कैरी फॉरवर्ड हो गया 1 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। 1 और 0 कितना आएगा, 1 1 और 0 कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 कितना होता है, 0। कैरी फॉरवर्ड हुआ 1। जैसे ही यहाँ पे 1 पास हुआ, 1 0 कितना होता है, 1 1 0 कितना होता है, यहाँ पे 1 0 क्या होगा, 1 1 0 कितना हो जाएगा, 1। तो 3rd यूनिट के अंदर आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब इसमें हमारे पास कोई भी कैरी नहीं आ रही है। जब यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रही है तो 4th यूनिट कौन सी है हमारे पास, 1 1 0 1 0 1 0 1। तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1 0 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0 1। अब इस यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने के बाद यहाँ पर 1 और 1 कितना आ रहा है, 0। कैरी फॉरवर्ड 1 1 और 0 कितना होता है, 1 1 0 कितना होता है, 1। कोई कैरी नहीं है। 0 1 क्या आएगा, 1 1 0 क्या आएगा, 1 1 और 1 कितना होता है, 0। कैरी फॉरवर्ड 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 0 0 0 0। यहाँ पर क्या चला जाएगा, 1। जैसे ही यहाँ 1 गया, 1 0 क्या हो जाएगा, 1 1 और 1 कितना होता है, 0। कैरी फॉरवर्ड कहाँ जाएगा, 1 1 और 1 कितना होता है, 0 0 1 क्या होता है, 1 और कैरी फॉरवर्ड हो गया 1। जैसे ही 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इस कैरी फॉरवर्ड को हमने इस 1 के साथ में ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इस कैरी फॉरवर्ड को इस 1 के साथ में ऐड किया तो 1 के साथ ऐड करने पर 0 1 क्या हो जाएगा, 1। आगे नंबर क्या आ रहे हैं, 1 1 1 0 0 0 1। तो लास्ट बिट हमारे पास जो आंसर आ रही है दैट इज ए चेकसम। इसे क्या कहते हैं, चेकसम मेथड। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, दैट इज आंसर। तो इस मेथड को हम कहते हैं चेकसम। अब सेंडर नोट के ऊपर जो आंसर आ रहा है उस आंसर में जो चेकसम आ रहा है वो चेकसम हमारे पास ही आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास जो आउट सेंडर नोट से जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। अब हमें इस सेंडर नोट को जब रिसीवर नोट के पास इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी और वहाँ पे चेक की जाएगी तो चेक करने पर अगर इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम रिसीव होती है तो आंसर सही माना जाएगा। अगर आंसर वहाँ मैच नहीं करता है तो इट मीन्स इसमें कहीं ना कहीं एरर्स आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सेंडर नोट से तो हमने इसको सेंड कर दिया,